नीट एस्पिरेंट। ठीक है भाई, पहले नीट एस्पिरेंट की बात कर लेते हैं। तो देखो, बहुत लोगों ने मेरे को एक्यूज़ किया कि क्या बोलते हैं कि भाई मैं तो भाई प्रो बीजेपी हूँ, प्रो मोदी हूँ और मैं कुछ गलत नहीं बोलता। देखो, नीट का जो पेपर लीक हुआ है बिल्कुल गलत है। ठीक है, 100% गलत है। और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनको सच में रिज़ाइन कर देना चाहिए, बल्कि रिज़ाइन नहीं, उनको निकाल देना चाहिए, उनको फायर कर देना चाहिए। ठीक है। और मैं बिल्कुल इस चीज़ के फेवर में हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बल्कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, कुछ लोगों ने मस्ती वाली बात भी करी कि आपको पता होगा ए लेवल एग्ज़ाम होता है बाहर की कंट्रीज़ में, यूएस में, यूरोप में। तो ए लेवल का एग्ज़ाम जो है वो भी लीक हो गया था। ठीक है, एक छोटी सी बात करते हैं। मैं कोई प्रो गवर्नमेंट या प्रो किसी की नहीं बात करूंगा, जो सच है उसको बताता हूँ। क्या ये एग्ज़ाम लीक्स पहले नहीं होते थे? हमेशा से होते आए हैं। यूपीए के टाइम में भी होते थे, कांग्रेस के टाइम में भी होते थे, हमेशा से होते थे। इट्स जस्ट कि अब बहुत ज़्यादा एक्सपोज होने लग गए हैं। ठीक, और मैं ये कोई गवर्नमेंट की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम लीक जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप सोचिए इस बार 22,50,000 बच्चे, 22.5 लाख, 23 लाख बच्चे जो हैं लगभग, वो बेचारे प्रिपरेशन करके बैठते हैं। उन लोगों को होता है कि ठीक है यार, हम लोग एग्ज़ाम देंगे, और आपको पता चलता है कि कुछ लोग जो हैं वो पेपर ऑलरेडी लीक कर चुके हैं। इसमें जो सच में मेहनत करते हैं, पेपर ही नहीं हुआ। पहली बात तो ये, जो मेहनत से बेचारे कुछ कर सकते हैं उनका क्या होगा। ठीक है। अच्छा, एक बड़ी फ़नी चीज़ ये हुई कि जो कई एक्यूज़ का नाम आया था कि जिन्होंने पेपर लीक में उनके नाम थे, उनमें से जिसने पेपर खरीदा उसके जो बच्चे थे वो फिर भी मार्क्स नहीं ले पाया, मतलब कुछ नहीं हो पाया। तो मैं तो ये चाहूंगा कि भाई जो भी ये पेपर लीक कर रहे हैं ना, सच में फिर जब ऐसे झोला छाप डॉक्टर बनेंगे तो जाओ उनके पास, क्योंकि कर्मा ऐसा काम करता है कि फिर जब वो लोग उनके पास जाएंगे ना, तो एक्चुअल में उन्हें पता चलेगा कि नीट का पेपर लीक करके या कोई भी पेपर लीक करके फिर होता क्या है, उसका जब रिपरकशन दुनिया के लिए आप अभी पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में जब बाद में आपके ऊपर जब वो चीज़ आएगी ना, तब पता चलता है। तो दुनिया में सब कुछ बहुत बढ़िया है कि हाँ भाई दूसरे के लिए बर्बाद कर दो, लेकिन तब तक वो पता नहीं चलता जब तक अपने ऊपर नहीं आता। जब फिर वो अपने ऊपर आएगा तब समझ में आएगा कि उसका रिपरकशन क्या होता है। बट एनीवे, अभी आज हम टॉपिक पे बात करते हैं कि यूएस ने ईरान के ऊपर ये जो लड़ाई है ये की क्यों, इसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है, पूरा इन डेप्थ समझते हैं। ठीक है। तो ट्रंप ने जितनी इतनी बार बीच में सीज फायर की बात हुई कि सीज फायर होना चाहिए और ये होगा, मैंने पहले बताया था ये पॉज है। ठीक है। अच्छा, मैं पहले एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि बहुत लोगों ने मुझे बोला कि डॉक्टर अंकित शाह का एक चैनल है, एंड प्लीज़ आई रियली अप्रिशिएट यू गाइज, उनका चैनल जाके देखिए। यूट्यूब पर भी वो बहुत एक्टिव हैं और ट्विटर पे वो बहुत एक्टिव हैं। उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। लेकिन अब मैं आपको वो बताता हूँ जो डॉक्टर अंकित शाह भी पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो डॉक्टर अंकित शाह ने एक दो चीज़ें बोली, ठीक है, और मुझे एक्यूज़ किया जाता है कि मैं उनकी वीडियो कॉपी कर लेता हूँ, जो वो बोलते हैं मैं बता देता हूँ। ठीक, अब मैं आपको ऐसा बताता हूँ कि आई बेट फिर कोई नहीं बोलेगा कि हाँ मैं उनको कॉपी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एनालिसिस अलग अलग है, कंक्लूजन सेम है, कंक्लूजन सेम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉपी है, एनालिसिस अलग अलग है। कैसे समझते हैं? तो समझने की बात यह है कि डॉक्टर अंकित शाह ने दो तीन चीज़ें बोली। पहली चीज़ उन्होंने बोली कि शाह ऑफ ईरान जो है वो वापस आएंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि ये यूएस और ईरान का जो युद्ध है ये चलता रहेगा। ठीक है, यही स्टेटमेंट दिए हैं। जो लोग उनको देखते रहते हैं वो काफ़ी मेरी बात से एग्री करेंगे कि यही स्टेटमेंट है। लेकिन अब इसके पीछे का इन डेप्थ रीज़न क्या है वो नहीं बताते कि ऐसा क्यों हो क्यों रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहा है, इंडिया सुपर पावर बनेगा, लेकिन ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये अभी भी एनालिसिस नहीं है, ये अभी भी प्रिडिक्शंस हैं, लेकिन इसमें एनालिसिस नहीं है। अब मैं आपको इन डेप्थ समझाता हूँ। जिन लोगों को बोलते हैं कि हमें जियो पॉलिटिक्स समझनी है, देखिए कैसे इस चीज़ को एनालाइज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मैंने नोट्स बना रखे हैं तो मैं यहाँ पे भी देखते रहूँगा। तो पहली बात तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ लेते हैं कि जितना भी ये चलेगा ये सिर्फ ब्रेक होएंगे। यानी कि ये जो भी एक सेकंड रुकेगा, मैं यहाँ से ये बंद कर देता हूँ। ओके, क्लोज दिस, और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। राइट, एंड स्टार्ट। ओके। तो जो सिंपल सी लोगों ने बोला कि स्टार्ट हो जा भाई। ओके। तो काफ़ी लोगों ने जब ये समझाया कि यूएस और ईरान की वॉर हो रही है और ये तो रुक गई है, देखो सीज फायर हो गया है, पॉज आ गया है, कोई पॉज, ये पॉजेज हैं, कोई सीज फायर नहीं होगा, क्योंकि कभी वो बता ही नहीं रहा कि ये हो क्यों रहा है ऐसा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें
नहीं रुकने वाली जब तक कि ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट नहीं हो जाते। अब समझते हैं डीप एनालिसिस ये है क्यों। पहली चीज़ मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप लोगों को समझना चाहिए कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये अगर आप लोगों को बहुत सारे लोग बचपन में, जब हमने भी सीबीएसई में या आईसीएसई बोर्ड में जिसमें भी आप रहे हो, हिस्ट्री सब्जेक्ट से सब नफरत करते थे। रीज़न बीइंग हिस्ट्री कोई ढंग से समझाता ही नहीं है और हिस्ट्री में किसी को इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन एक चीज़ वो ये नहीं, हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं आता क्योंकि कोई ये नहीं बताता कि हिस्ट्री से एक्चुअली आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो। जो हिस्ट्री में हुआ है वो फ्यूचर में होगा, क्योंकि पैटर्न्स आपको समझ में आते रहेंगे कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। आज से लगभग 3200 साल पहले बहुत सारे एम्पायर्स आए हैं। आपने बहुत सारे डिफरेंट एम्पायर्स की कहानी सुनी होगी, जैसे कि आपने सिविलाइजेशन सुनी होगी, जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन सुनी होगी, आपने ऑटोमन एम्पायर सुना होगा, सबसे बड़ा रोमन एम्पायर सुना होगा। ठीक है, इन सब के भी डिक्लाइन हुए हैं, तो हर एम्पायर जो बड़ा होगा उसका डिक्लाइन होगा। मज़े की बात ये, अगर आप हिस्ट्री को बहुत इन डेप्थ पढ़ेंगे और उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, पढ़ना एक है, उसको एनालाइज करना एक बात है। जब आप उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जो पैटर्न है ना, कि एम्पायर बड़े होते हैं जाते हैं, जैसे ऑटोमन एम्पायर लगभग 800 साल रहा, फिर वो एम्पायर का डिक्लाइन भी होता है। और वो जब होंगे, उन सारी चीज़ों में हमेशा आपको सेम टाइप का एक पैटर्न देखने के लिए मिलेगा और एक ही तरीके का रीज़न मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि फॉर एग्जांपल 1200 बीसी में समझाता हूँ मैं। ठीक है, तो कहानी है लगभग 1550 से लेके 1200 बीसी, यानी 1550 से लेके 1200 बीसी के बीच में। और उस समय वर्ड जो था, आप एक चीज़ समझिए, अभी मैं सिर्फ यूरोपियन यानी वेस्टर्न वर्ड की बात कर रहा हूँ, अभी इसका काउंटर पार्ट इंडिया में भी समझेंगे उस टाइम क्या हो रहा था। तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो उस टाइम बहुत इंटरकनेक्टेड था, यानी कि सारे कंट्रीज एक दूसरे के बीच में बहुत ट्रेड हो रहे थे, सारे राउट चल रहे थे और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वर्ड था। सोफिस्टिकेटेड इन द सेंस कि आप अपने पीक पे आ चुके हो, आपकी राइटिंग्स हैं, आपकी पोइट्री है, आपकी पॉटरी है, आपका ट्रेड है, आपका एग्रीकल्चर है। तो बहुत बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वर्ड बन चुका है उस टाइम पे। ठीक है, इसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। कुछ लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं इसको ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। इसमें ग्रेन्स उग रहे हैं, मतलब अनाज की खेती, अनाज की जो है वो फसलें आ रही हैं। इसमें बहुत डिप्लोमेटिक चीज़ें हो रही हैं, मतलब एक दूसरे कंट्री के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज हैं, जैसे आज के वर्ड में देखते हैं डिप्लोमेटिक मैरिजेस हो रही हैं कि राजा की शादियां हो रही हैं इधर उधर, ये सब। अब इसको हम जरा ये समझते हैं। लेकिन बहुत सारी जो ग्रेट सिविलाइजेशंस हैं, ठीक है, जैसे कि ग्रीस की सिविलाइजेशन है, हितीत एम्पायर है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, हतीत बोलते हैं हिंदी में। हितीत एम्पायर की कहानी है, उग्रेत की कहानी है, ट्रॉय, बहुत लोगों ने एक मूवी देखी होगी, उसके थ्रू समझा होगा कि ट्रॉय सिविलाइजेशन का क्या हुआ था। कैनामाइट सिटी है। ठीक है, ऐसे ही न्यू किंगडम जो है इजिप्ट का, वो, ये सारे डार्क एज में चले गए थे। एक पीरियड आता है उसको डार्क एज बोला जाता है, यानी कि एक तरीके से ऐसे समझिए कि जैसे आप डेट पे जा रहे हो और आपकी डेट जो है आप बहुत खुशी से जा रहे हो कि भाई हम डेट पे जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि आपकी डेट जो है वो इतनी घटिया जा रही है, इतनी घटिया जा रही है कि अचानक से आपकी डेट जो है पूरी रियून हो जाती है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप बहुत एक्साइटेड हो कि आपकी सिविलाइजेशन बहुत अच्छा जा रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर अचानक से एक डार्क एज आती है, डार्क पीरियड आता है। अब समझते हैं कि हुआ क्या है 1200 बीसी के अराउंड में। ठीक है, और ये मैं कोई हिस्ट्री का लेसन नहीं दे रहा हूँ, आपको ये समझा रहा हूँ उससे कि यूएस और ईरान के बीच में लड़ाई जो है, इसका रीजन क्या है और ये कैसे कनेक्ट होगी, एक एक चीज समझेंगे। 1200 बीसी में कुछ ही डिकेड्स में, यानी कि लगभग 30-40-50 साल के पीरियड के बीच में, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में, जो कि ईस्ट के बगल में है, वहां पे जैसे कि ग्रीस जो है वो खत्म हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है पैलेटियल सोसाइटी का। वहाँ की राइटिंग अचानक से खत्म होने लग जाती हैं। हितीत एम्पायर जो है वो कोलैप्स हो जाता है। इजिप्शियंस जो हैं वो कनान नाम की एक सिटी है, वहाँ से रिट्रीट करना शुरू कर देते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है जिसका आपने नाम सुना होगा, एनाटोलिया, उसको जला दिया जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर उस टाइम में। लेकिन अब ये हुआ और इसका आज के मॉडर्न युग से क्या है, पहले उससे पहले ये समझते कि जब ये सब हो रहा था 1200-1500 बीसी के अराउंड में, तो इंडिया उस समय क्या कर रहा था। ठीक है, क्योंकि इंडिया की पोजीशन, हमें भारत की पोजीशन जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो उस समय हड़प्पा सिविलाइजेशन चल रही थी हमारी। हड़प्पा सिविलाइजेशन लगभग 2300 से और 1500 बीसी के अराउंड की बात है। अब उस समय इंडिया जो है वो फ्लरिश कर रहा था। जब बाकी की दुनिया जो है, वेस्टर्न जो आपका सिविलाइजेशन है वो कोलैप्स कर रही है, तो आपके में राइटिंग्स आ रही हैं, ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, टाउन की प्लानिंग हो रही है, पूरे पूरे शहर बसाए जा रहे हैं। ठीक है, मेटल वर्क हो रहा है, बहुत सारा पॉटरी हो रही है आपके, और हर घर में, बाय द वे मैं बता दूं, पूरे वेस्ट में ये सब नहीं था। भारत की जो सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो उस समय
घर में आपके टॉयलेट्स और बाथ जो हैं वो एक म्युनिसिपल कम्युनिटी के थ्रू इंटरकनेक्टेड हैं, यानी कि जैसे आप आज मॉडर्न स्ट्रक्चर देखते हैं वैसे कनेक्टेड हैं। उस टाइम पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ये भी कुछ आया भी नहीं है, उन लोगों के दिमाग में भी कुछ है ही नहीं, ठीक है, ये वहां पे चल रहा है। उसके बाद और वेस्ट के वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है, अब खराब होना शुरू होता है 1900 बीसी में। और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो लोकेशन है ये कहाँ है, मॉडर्न टाइम्स का जैसे अफगानिस्तान, ईरान और ये सब है ना, यहाँ पर होती है। अब डिक्लाइन 1900 बीसी के अराउंड जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी एक डिक्लाइन आता है। लेकिन वो डिक्लाइन आता क्यों है, डिक्लाइन आता है क्योंकि वहाँ के आसपास की क्योंकि करने से ऐसे दोबारा नहीं होगा, हाँ थैंक यू भाई। क्योंकि डिक्लाइन आता है क्योंकि वहाँ की जो नदियाँ हैं अब वो सूखने लग रही हैं, और नदियों से जो है मतलब जो क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो रहने लायक नहीं रहा। वेस्टर्न सिविलाइजेशंस कोलैप्स हो रही हैं, लेकिन भारत की सिविलाइजेशन क्या कोलैप्स हो गई, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या कोलैप्स हो गई, नहीं, उन्होंने अडेप्ट करा। क्यों, क्योंकि जो हिस्ट्री में बताया जाता है उसको ढंग से कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया जाता, भारतीयों को कभी न क्रेडिट दिया जाता ना कुछ दिया जाता। भारत की वो सिविलाइजेशन जो है वो माइग्रेट करके आती है अपने ईस्ट की तरफ, यानी कि मॉडर्न टाइम्स का यूपी, बिहार, ये वाला सारा एरिया जो है जहाँ आज आप भारत को देखते हो, इधर की टाइप में आते हैं। और एक सिविलाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में एक पॉइंट है जहाँ गंगा नदी जहाँ बहती है, तो गंगा के कुछ उधर की साइड में बसे घाट पे और कुछ इधर के घाट पे बसे। इनकी कहानी आज मॉडर्न टाइम में आके मिलेगी, क्योंकि गंगा के इधर घाट में जो बस गए वो लोग भारतीय हो गए। उसके बाद की कहानी जो है, अभी देखो अब जद्दा और ये सब जो है यहाँ से बनने शुरू होंगे, जो इसराइल, मॉडर्न इसराइल और ये सब है, ठीक है। और जेरूसलेम बनेगा उधर, जद्दा बनेगा आपके मिडिल ईस्ट में, और इधर की साइड में हमारी भारत की सिविलाइजेशन आनी शुरू होती है। अब 1900 बीसी के बाद यहाँ पर ये जो है अब एक पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट का कोलैप्स हुआ क्यों, क्योंकि उनमें और हमारे पे इफेक्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि पहली बात तो जियोग्राफिकली वेस्ट बहुत दूर था हमारी सिविलाइजेशन से। दूसरा, वहाँ पे वाटर में लड़ाइयाँ हुई हैं बहुत ज़्यादा, हम लोग उससे दूर रहे हैं, लेकिन उनके में शिप्स के थ्रू ये सब, अगर आप लोगों ने कौन सी वो सीरीज़ वगैरह हैं यार, नॉर्वे के वो कौन से होते हैं, अभी मेरे दिमाग से उतर रहा है नाम, जो सारे लड़ते रहते हैं, अगर किसी को कमेंट में आता है यार बता देना, जो बहुत फेमस हैं वॉरियर्स, उनकी सबकी लड़ाई होती रहती है और ये आपस में अपने लड़ रहे हैं। एक चीज़ जो है, ट्रेड राउट जो है, जैसे कि पहले के टाइम में आपको पता होगा सिल्क रूट जो होता था, सिल्क राउट जो है, वाइकिंग्स, थैंक यू भाई, वाइकिंग्स की लड़ाइयाँ जो हैं और ये सब हैं, और सिल्क रूट को कैप्चर करने के लिए हमेशा से एक लड़ाई रही है। अब यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है बहुत सारी, ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना। तो ट्रेड रूट को जिसने कैप्चर किया उसने एक तरीके से एडवांटेज ले ली। पहला सिल्क रूट था जो कनेक्ट करता था भारत को और यूरोपियन देशों से, अगर आपने उसे कैप्चर कर लिया तो यानी कि आपको एक बहुत स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज हो गया। बाय द वे, मैं यहाँ से हिस्ट्री में आपको बाद में किसी अलग वीडियो में ये भी समझाऊंगा कि जो आज मॉडर्न टाइम में हम लोग बोलते हैं ना डीप स्टेट, इल्यूमिनाटी और ये सारे की शुरुआत वहीं से हुई है, 9th सेंचुरी से। वहाँ के वो लोग कौन है, वहाँ की वो 3 ऐसी कौन सी सिविलाइजेशंस हैं जिन्होंने मिलके ये इल्यूमिनाटी गैंग शुरू करा है 1600 में, ठीक है। ये खैर अलग किसी और टॉपिक की कहानी है, लेकिन ये सब कहानियाँ एक दूसरे से कनेक्ट होती चली जाती हैं। तो सेम काम वहाँ था, क्योंकि उन लोगों को अपने ट्रेड रूट पे कंट्रोल करना था, इसके ऊपर पूरी लड़ाइयाँ हुई, क्योंकि जिसने ट्रेड रूट पे कंट्रोल कर लिया उसको एडवांटेज मिलेगा। इसलिए वेस्ट में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई और सिविलाइजेशन कोलैप्स होती चली गई। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ले लो, सिटी ऑफ ट्रॉय ले लो, एनाटोलिया की पूरी वो सब जल के चली गई, ठीक है, हर चीज़ खत्म हो गई है। अब आपने ये पूरी मेरी इतनी कहानी सुनी, ठीक है, लेकिन इस कहानी का मॉडर्न टाइम में, मैं तो आपको बोल रहा था यूएस और ईरान की वॉर समझेंगे, इससे क्या लेना देना है। अब समझते हैं डिटेल में लड़ाई हुई क्यों, कोरिलेट करना जो पूरी कहानी मैंने समझाई है। तो यूएस जो है वो एक डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। जो लोग मेरी बात से डिसएग्री करते हैं वो अभी एग्री करने लग जाओगे, पूरे ढंग से समझाता हूँ। तो क्या है, अब तक की 1970, अगर किसी को समझना है बंद कर यार, सीधी सी बात है, संविधान बहुत कमज़ोर है, तुम्हारी यही देश के पीछे रहने की वजह है, ठीक है भाई। अगर आप इस देश के नहीं हो तो चले जा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, और अगर इस देश में और फिर भी देश को उल्टा सीधा बोलते तो तुम्हें चले जाना चाहिए इस देश में, तुम्हें नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। जो कमियां हैं हर देश में, हमारे देश में भी हैं, बट इसका मतलब तुम्हें बस एक रूम में बैठ के कोसते रहना है या फिर कुछ एक्चुअल में करना भी है, चाहे किसी को ढंग से समझाए या खुद ही समझ लो यार। क्या सच में डॉलर 25-30 तक गिरेगा? नहीं, डॉलर 3 रुपये 5 रुपये आ जाएगा 2030-31 तक, देखते जाओ, ठीक है। और अब मैं समझा रहा हूँ क्यों। 1971 में आप लोगों को समझना पड़ेगा कि पेट्रो डॉलर क्या था
उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि फिएट करेंसी की शुरुआत कैसे हुई। इसको डिटेल में कभी किसी उसमें समझेंगे, लेकिन अभी ये समझते हैं कि फिएट करेंसी और पेट्रो डॉलर बनाया गया। बेसिकली यूएस चाहता था, जो एलीट क्लास है वो ये चाहती थी कि हम जो है हम राज करें। तो उस टाइम ये मिडिल ईस्ट में देखते हैं कि यार इनके पास तेल वेल बहुत है, और तेल की तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू करके हम हर किसी को वो लगाएंगे कि भाई सब तेल खरीदो तेल खरीदो तेल खरीदो। लेकिन इन्होंने डील करी कि हम तुम्हारा तेल जो है वो हर जगह करवाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि जो तेल की पूरी ट्रेडिंग होगी वो होगी डॉलर में। ठीक इस तरीके से अब पूरी दुनिया को तेल चाहिए था, एनर्जी ऑफ कोर्स चाहिए हर किसी को पूरी दुनिया में। तो इन्होंने बोला हम तुम्हारा सब कुछ करेंगे, सारा तेल बिकेगा, ये बिकेगा, लेकिन हम बिकेगा वो सब डॉलर में, यानी डॉलर को रिजर्व करेंसी स्टेटस दिया गया। इसलिए स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम बनाया गया। क्या है, अमेरिका ऐसा होने देगा? समझो, अभी ये पूरी वीडियो देखो, समझ में आएगा कि वो होने देगा या फिर हम करके रहेंगे। जब स्विफ्ट सिस्टम बनाया गया तो पूरी दुनिया में अब तक सिर्फ और सिर्फ स्विफ्ट सिस्टम चल रहा था, यानी कोई और सिस्टम ही नहीं है। यानी कि आपको अगर इंडिया में बैठ के आपको रशिया से तेल खरीदना है तो आपको पहले इंडियन रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा, यानी रिजर्व करेंसी में। डॉलर स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू रशिया जाएंगे, रशिया में डॉलर जो है रूबल में, जो उनकी करेंसी है, उसमें कन्वर्ट होगा। जब रूबल में कन्वर्ट होगा तब आपका वो एक्सचेंज होगा। इस सब कन्वर्जन में, ट्रांजैक्शन में यूएस जो है वो एक अपना रिजर्व करेंसी स्टेटस बना के और पूरे ट्रांजैक्शन के बीच में अपना कमीशन भी मारेगा। जो बीच का आदमी है वो अपना कमीशन लेगा। तो वो अपना कमीशन ले रहे थे। इस तरीके से उन्होंने फिएट करेंसी और पेट्रो डॉलर करेंसी बना के पूरा राज किया। सोचो, पहली बार 2016 में भारत ने एक चीज़ इंट्रोड्यूस करी जिसको बोला गया यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब तक स्विफ्ट के अलावा और कुछ था ही नहीं। वो क्यों लाया गया? ये चीज़ सोचो, 2016 में अगर एक नया पेमेंट सिस्टम लाया जा रहा है, वो क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि पेट्रो डॉलर को ख़त्म करना है, यानी कि डॉलर को ख़त्म करना है। यूनिपोलर वर्ड जब आप बोलते हो तो यूनिपोलर का मतलब है कि एक ही पोल पे सब कुछ है, यानी कि दुनिया का एक ही दादा है जो यूएसए है इस टाइम पे, कि हम हर चीज़ हमारे हिसाब से चलेगी। लेकिन अब अगर हम चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है तो मल्टीपोलर वर्ड में जाना पड़ेगा, यानी कि सबके पास अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड ताकतें होंगी। बाय द वे, अभी जो मैंने इससे पहले आपको चीज़ समझाई थी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन और बाकी सिविलाइजेशन जो हैं, जब इनके पास क्राइसिस आई तो ये अडेप्ट हो गई, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन चाहे रोमन एम्पायर हो, कुछ भी हो, वो कोलैप्स हो गया। रीज़न, ये सेंट्रलाइज थे सारे। भारत हमेशा से ये चीज़ जानता था, भारत ने हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम रखा है। जब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होगा यानी कहीं एक जगह पावर कंसंट्रेटेड नहीं होगी। जब एक जगह पावर कंसंट्रेटेड नहीं होगी तो इसका मतलब है कहीं हमला भी हो रहा है तो आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी आप दोबारा से बढ़ सकते हो। खैर, अब बात करते हैं मॉडर्न टाइम्स में। तो कुछ समझते हैं अब यूएसए क्या चाह रहा है। यूएसए को चाहिए कि यार मेरा डॉलर डिक्लाइन पर है, लेकिन मुझे वर्ल्ड पे ये लोग तो मुझे जो है जो तीन चार मेन कंट्री की बात करते हैं फिलहाल। भारत, क्योंकि उसने ब्रिक्स प्लस की नींव रखी और उसको खींच के लेके जा रहा है, लीड करके जा रहा है। बाय द वे, इस साल सितंबर में ब्रिक्स प्लस की मीटिंग भी है। ब्रिक्स शुरू किससे हुआ? आपके ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका से। आज ये ब्रिक्स प्लस हो गया है। कितने, शायद 40 समथिंग कंट्रीज जो हैं इसमें धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और भी जुड़ते चले जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, ये बोल रहे हैं कि यार बहुत हो गई इसकी तानाशाही, ये तो अपनी चलती चला रहा था कि भाई हर चीज़ में डॉलर खरीदो, डॉलर से ही खरीदो, डॉलर से ही खरीदो, तो ये तो डॉलर ही रहेगा, वहाँ के लोग बैठ के अपने मज़े लेते रहेंगे, हम क्या करें? तो बोलते हैं यार ब्रिक्स प्लस लेकर आते हैं, हम अपना करते हैं और सबको पावर बटेगी। फिर से अगर इस ब्रिक्स में भी कोई एक लीडर बन गया कि एक ही पावरफुल है तो फिर से यूएस का रोल वो ले लेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम रखते हैं। यूएस को ये चीज़ समझ में आई। पहले ब्रिक्स प्लस, जब तक भारत ने इसको सीरियस नहीं लिया तब तक बस एक नाम था, जाते थे, चाहे क्वाड हो या ब्रिक्स हो, बस जाते थे, टहल टहल के आ गए, अपनी बात करिए आए, मीटिंग हो गई, उसका कुछ नहीं था। भारत ने इसको सीरियस लिया। भारत ने 2016 में यूपीआई दिया कि अब एक काम करो, यूपीआई लो, स्विफ्ट को रिप्लेस करेंगे। इसके बाद सीबीडीसी आएगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी शुरू हुई। यूएस का एक मास्टर प्लान निकल के आता है, और यूएस भी अभी कौन है, अभी समझ में आएगा कि ट्रम्प कुछ नहीं है, अभी धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा। तो यूएस का एक प्लान निकल के आता है। आपने एक सेंटेंस गौर करा होगा, जब 26 फरवरी या 24 फरवरी के अराउंड जब आपकी एक्चुअल में यूएस ईरान की कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई थी, तो आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो वर्ल्ड की अराउंड 20 से 25% जो एनर्जी सप्लाई है वो वहाँ से कंट्रोल करता है।
अब आप पैटर्न देख रहे हो, जो मैंने आपको पुरानी चीज़ समझाई थी कि उन्होंने ट्रेड रूट पे जिसने कब्जा कर लिया उसके पास एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। यानी कि अगर आपने जैसे सिल्क रूट जा रहा है उसको अगर आपने कैप्चर कर लिया तो उससे जो भी जाएगा वो आपका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा। सेम काम उसने सोचा ये यहाँ पे करते हैं, क्यों? क्योंकि ईरान पे हमला कर दो, उससे क्या होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वहाँ पे इफेक्ट होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इफेक्ट होगा तो जो कि आज के टाइम में वो कर रहे हैं, अपने नेवी से वहाँ पे बैरिकेड बांध के ब्लॉकेड कर रहे हैं, सेम काम वो करना पड़ेगा। जब ब्लॉकेड आएगा, बैरिकेड आएगा, तो दैट मीन्स एनर्जी क्राइसिस दुनिया में होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स 20 to 25% एनर्जी की सप्लाई जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जा रही है। जब वो एनर्जी की क्राइसिस होगी तो उसको कौन कंट्रोल करेगा? हम कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इनके हिसाब से ईरान तो बहुत वीक देश है, ये तो उसको 2-4 दिन में निपटा लेते हैं। उसके बाद इनका प्लान जो था इनिशियल कि 2-4 दिन में, हफ्ते भर में, 15 दिन में ख़त्म कर देंगे, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे हमारा कंट्रोल होगा, उसके हिसाब से हम कंट्रोल करते रहेंगे। कैसे? जब ईरान खत्म हो जाएगा, ईरान की ब्यूरोक्रेसी खत्म हो जाएगी, तो शाह पैरवी को लेकर आया जाएगा। कौन? यानी कि जो ओरिजिनल शाह है वहाँ के। जब शाह ऑफ ईरान वापस आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका जो प्लान है वो ये है कि ईरान में जाके, जो अभी आप देखते हो एक कट्टर सुन्नी शिया देश है, वो वहाँ पे क्रिश्चियनिटी आएगी। और ये आएगी, आप फिर देखना, अभी बहुत लोगों को बड़ी मज़ेदार बात लगेगी कि ये कैसे हो गया कि ईरान में क्रिश्चियनिटी आएगी, एक शिया मुस्लिम देश में, और क्रिश्चियनिटी आएगी, और इतनी हार्डकोर क्रिश्चियनिटी आएगी जितनी शायद इस समय इटली में जो पोप है, जो वेटिकन सिटी है, उसमें भी जितनी क्रिश्चियनिटी नहीं है, उससे भी ज़्यादा हार्डकोर क्रिश्चियनिटी वहाँ आएगी। क्यों? जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आपने कंट्रोल कर लिया, ईरान को आपने ख़त्म कर लिया, वहाँ पे आपका कब्जा हो गया, दैट मीन्स आप वहाँ से अब अपनी वर्ल्ड की जो एनर्जी सप्लाई है उसको जाके अब आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे। अब आपने वो कंट्रोल, फिलहाल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि इनको नहीं पता था ईरान भी इतना रिटेलिएट करेगा। अब जब ईरान ने इतना रिटेलिएट किया तो इनको समझ में आया कि यार हम अभी भी पावर में नहीं बनेंगे। अच्छा, इसके दूसरा पहलू देखते हैं, जो करेंसी वाली बात थी। करेंसी वाले सेंस में अगर हम समझेंगे तो आप जाके देखो, मेरी बात पे मत जाओ, आप ये देखो कि ईरान जो यूएस की करेंसी यानी डॉलर है, डॉलर एक्चुअल में जो पेपर है डॉलर का, उसका एक्चुअल मतलब क्या है? 1971 से पहले, जब मैंने आपको अभी समझाया कि आप फिएट करेंसी जाके पढ़ो, आपने बचपन से अगर थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ी है और आपको याद है, तो एक चीज़ होती है कि अगर हमारे नोट पे लिखा होता है ना कि मैं धारक को, यानी कि द बेरर, जिसके पास वो नोट है, उनको 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है 100 रुपये का? इसका एक बड़ा एनालिसिस अगर आप करो तो आपको समझ में आएगा कि जब ये 100 रुपये का नोट प्रिंट हुआ होगा, इसका मतलब है कि जैसे भारत सरकार ने 100 रुपये का ये नोट प्रिंट करा, इसका मतलब है 100 रुपये वर्थ का जो गोल्ड है, ठीक, यानी कि डिसाइड किया गया होगा कि 100 रुपये गोल्ड के वर्थ क्या है, जिससे प्राइसेस बढ़ते घटते रहते हैं, उतना वर्थ ऑफ गोल्ड भारत सरकार जो है वो गिरवी रख रही है। यानी कि पहले बार्टर सिस्टम में अगर देखें तो मैं आपको 1 किलो सोना दूं, आप उसके बदले की मुझे चीज़ दोगे। अब 1 किलो सोना ले जाना बहुत हैवी है, तो हमने क्या करा, उस 1 किलो सोने की वर्थ का, लेट से हमने बोला कि ये 100 रुपये का नोट जो है ये 1 किलो सोने के बराबर है। और अगर आपके पास 1 किलो सोना है या फिर ये 100 रुपये का नोट है, तो एक ही चीज़ है। सरकार बोली कि अब तुम कहाँ इस चीज़ को करते रहोगे, कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाते हैं, यानी जो सेंट्रल बैंक है, जैसे कि हमारे केस में आरबीआई है, वो बोलता है कि 100 रुपये वर्थ ऑफ गोल्ड जो है वो इंटरनेशनली मैं दिखाऊंगा कि ये है। इसका मतलब है कि 100 रुपये जो है वो प्रिंटेड हुए और अब उसको सर्कुलेट कर सकते हो। ये है एक्चुअल मतलब। 1971 के बाद, यानी कि 1971 के बाद जब आपका फिएट करेंसी आई, तो जाके देखिए उस टाइम के, आई थिंक निक्सन है उस टाइम का प्रेसिडेंट, जिसने बोला कि अब ये जो है ना कि वर्थ ऑफ गोल्ड हम रखेंगे, हम नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो अब दादा बन रहे हैं भाई। अब सोचो आपके मोहल्ले में जो है वो एक गुंडा आ जाता है। अब वो गुंडा बोलता है कि भाई 2 गोलियां चलाता है, वो बोलता है ऐसा ऐसा, मेरा नाम है पप्पू, आज से पप्पू नोट चलेंगे। ठीक है, पप्पू की करेंसी चलेगी, हर जगह पप्पू करेंसी चलेगी। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। 2-4 लोगों ने अपोज किया, उसने गोली मार दी। बोले हाँ भाई ये चला रहे हो नहीं चला रहे हो? तो किसी ने पूछा भाई साहब पर इसकी वर्थ क्या है, ये तो खाली कागज के नोट है। तो उसने बोला वर्थ, गोली खाओगे या वर्थ पूछोगे? सब बोले ठीक है साहब। इस तरीके से यूएस डॉलर को पूरे हर जगह देश में चलाया गया कि सब यूएस डॉलर यूएस डॉलर यूएस डॉलर यूएस डॉलर। अब वो मल्टीपोलैरिटी यूनिपोलैरिटी खत्म करनी है। तो यूएसए उसका काउंटर क्या कर रहा है, ईरान पे कंट्रोल करो, क्योंकि ईरान पे कंट्रोल होगा दैट मीन्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे कंट्रोल होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे कंट्रोल होगा, यानी कि पूरे दुनिया के 20-25% एनर्जी पे कंट्रोल होगा। जब एनर्जी पे कंट्रोल होगा तो उसको कौन कंट्रोल करेगा?
यूएसए। लेकिन ये प्लान फिलहाल विफल होता हुआ दिख रहा है। दैट्स वाई दिस होल यूएसए ईरान कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड। अच्छा, अब थोड़ी सी एक चीज़ देखते हैं कि यूएस ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी स्टार्ट किया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में आपने देखा कि क्या हुआ, यही सारा जो लड़ाई है, झगड़े हैं, इसके बदले में रिटेलिएशन में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस करा, जिसमें 7 कंट्रियां जो हैं उनको भी घसीट के लेके आए, इन्वॉल्व किया गया। बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और इराक। आप ये देखें कि एवरी सिंगल डे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20 मिलियन बैरल्स, 20 मिलियन बैरल, एक बैरल आप समझते हो, मतलब बड़ा वाला जो क्या बोलते हैं उसको, पीपा, हिंदी में, टिपिकल हिंदी में उसको पीपा बोलते हैं। ऐसे 20 मिलियन पीपे तेल के, बहुत बड़े, ठीक है, ये एवरी सिंगल डे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होते हैं। आप इस चीज़ को समझो, यानी कि वर्ल्ड की 20 to 25% जो एनर्जी डिमांड है वो वहाँ से पास होती है। तो जिसने उसको कंट्रोल किया उसने एनर्जी पर कंट्रोल किया। इसलिए आपने देखा जब ये क्राइसिस हो रही थी और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और धीरे धीरे इनको दिख रहा था कि एनर्जी जो हम क्राइसिस को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वो वर्ल्ड एनर्जी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने देखा फिर एक और पैटर्न, अचानक से वर्ल्ड के 10 कंट्रीज, तो मुझे पता है जब तक मैं ट्रैक कर रहा था, उनके जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं या उनके एनर्जी प्लांट्स हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, अचानक उसमें बहुत जगह जगह धमाके हुए। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में एनर्जी क्राइसिस पैदा करो, फिर जो उस एनर्जी को कंट्रोल करेगा वो जीतेगा। 4 देश इसको नहीं होने दे रहे फिलहाल, भारत, चाइना, रशिया और इस समय ईरान। ये लोग बोल रहे हैं कि हम तुम्हें कैसे होने दें। देखो, तुम्हारा भी अस्तित्व रहेगा, ऐसा नहीं है कि मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड में यूएसए को खत्म कर दिया जाएगा। अगेन, अगर उसको भी खत्म कर दिया गया, ये सनातन भी नहीं है, भारत का कल्चर नहीं है, तो फिर क्या मतलब रहा? फिर हम दादा बन गए, एक दादा हट के दूसरा दादा रिप्लेस हो जाएगा। तुम्हारी भी पोजीशन होगी, लेकिन ये नहीं होगी कि हर जगह जो है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हिसाब से चीज़ें चलेंगी। ठीक है, अब एक मस्त चीज़ आपको बताता हूँ। तो एक इकोनॉमिस्ट स्लैश साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है पीटर टर्चिन। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने उन्हें जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो 2003 में पीटर टर्चिन ने कुछ अपनी एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जिसको बोलते हैं हिस्टोरिकल डायनामिक्स। हिस्टोरिकल डायनामिक्स क्या होती है? इसमें होता यह है, बेसिकली आप हिस्ट्री को देख के पैटर्न समझते हो और उसके बिहाफ पे आप फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हो। इसको क्लियो डायनामिक्स भी बोलते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े देश जो हैं वो आपस में, या फिर बहुत बड़ी पावरें जो हैं वो कैसे एक दूसरे के बीच में डायनामिक्स कर रही हैं, इसको क्लियो डायनामिक्स कहते हैं। बाय द वे, डिस्क्लेमर, ये क्लियो डायनामिक्स किसने बनाई 2013 में? पीटर टर्चिन ने। सारा क्रेडिट किसने मिला? पीटर टर्चिन को। सारी कॉपीराइट्स और ये सब किसके नाम पे? पीटर टर्चिन के नाम पे। हमेशा से दूसरे देशों का, यूरोपियन देशों का, इनका गोरों का एक ही चीज़ रही है कि किसी दूसरे का कॉन्सेप्ट उठाओ, उसे रिफाइन करो, अपना नाम दो, कॉपीराइट लो, पेटेंट ले लो, दुनिया को बताओ हम हैं, हम। ठीक, हमने करा है ये सब। रियलिटी बताता हूँ अब, जो जाके इकोनॉमिस्ट, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के इकोनॉमिस्ट को भी ये चीज़ नहीं पता होगी, हिस्टोरियंस को भी ये चीज़ नहीं पता होगी, लेकिन आप जाके इसको गूगल करें। हमारे जो ये पीटर टर्चिन अपनी क्लियो डायनामिक्स और हिस्टोरिकल डायनामिक्स की थ्योरी बता रहा है ना, जिसके बिहाफ पे ये प्रेडिक्शंस और ये सब होते हैं, हमारे यहाँ के एक विद्वान आदमी है जिनका नाम है प्रभात रंजन सरकार। 1950 में दे चुके हैं वो ये सारी चीज़ें, समझ रहे हो आप? 1950 में उन्होंने पैटर्न प्रेडिक्शन, हिस्टोरिकल चीज़ें की, ये होती कैसे हैं, और आई एम प्रिटी श्योर वो उन्होंने भी कहीं हमारे कहीं ना कहीं ग्रंथों में या कहीं पे ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, वहाँ से इंस्पिरेशन लेके उन्होंने ये पूरी क्लियो डायनामिक्स और हिस्टोरिकल डायनामिक्स बनाई होगी। लेकिन आज उनका कोई नाम ही नहीं जानता। पीटर टर्चिन का लोग जानते हैं नाम, क्योंकि उसने सब क्लियो डायनामिक्स और अपना नाम दे दे के बना लिया। ये एक बहुत बड़ी अगेन साजिश रहती है हमेशा गोरे लोगों की, कि वो अपना हमारे यहाँ से काम उठाते हैं, उसका अपना पेटेंट बनाएंगे, अपना नाम देंगे, और फिर वो हैं सब कुछ। इनमें इतना दिमाग आ जाता है। और हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो गधे, वो आज भी गोरे ये देश छोड़ के चले गए, लेकिन यहाँ से नहीं निकाल पाए वो अपने आप को। मतलब हम लोग नहीं निकाल पाए यहाँ से। क्यों? माइंड आज भी हमारा कॉलोनाइज्ड है। जब हमारे यहाँ के बड़े बड़े नेता, ठीक है, हमारे यहाँ का लीडर, और आप खुद सारे लोग, आप ये बोलते हो कि भाई मुझे अपने देश को महान बनाना है, वो महान बनेगा कैसे जब आपके दिमाग में ही अभी गोरा महान है? एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। अश्वगंधा और ये सारी चीज़ें, जो लोग भी फिटनेस इंडस्ट्री में हैं वो लोग इससे समझ रहे होंगे। अश्वगंधा, शिलाजीत और ये सारी चीज़ें आज की हैं कोई?
बाप दादा मतलब पृथ्वीराज चौहान और इन सब के टाइम में भी इनके विवरण मिलते हैं कि ये लोग ये सारी चीज़ें लेते थे ताकत के लिए और इन सब के लिए। हमारे आयुर्वेद में इनका पूरा डिस्क्रिप्शन, रेमेडी कैसे लिया जाता है, क्या रीज़न है, क्यों है, क्या है, हर चीज़ है। हर चीज़ की इसका एक्सप्लेनेशन है। लेकिन ये अचानक से प्रचलन में कब आया? रिसेंटली 4 5 6 सालों में। क्यों? क्योंकि किसी गोरे ने बोल दिया, जो IFBB प्रो बैठा है या फिर वो अपने स्टेज पे चढ़ा बैठा है, उसने बोल दिया कि अश्वगंधा इज वेरी नाइस फॉर योर बॉडी। उसने ये बोल दिया, ये सब पागल हो गए क्योंकि गोरा सर्टिफाइड है इसलिए अभी अच्छा होगा। इससे पहले तक लोग जानते नहीं हैं। फिर चलन आया अचानक से, आपका अश्वगंधा हटी शिलाजीत के ऊपर, फिर कोई एक नया आएगा, फिर अब मैं देख रहा हूँ क्या है वो सी बकवीड, उनका ट्रेंड चल रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ की हैं, लेकिन ये ट्रेंड कब मानने शुरू होंगे? जब कोई गोरा इनको सर्टिफाई करेगा। तो आप समझ रहे हो किस लेवल तक का कॉलोनाइजेशन भरा हुआ है दिमाग में। जब तक ये नहीं हटेगा आप कैसे सोच लोगे? इसमें मैं नीचे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, कितने वो एक भाई साहब हैं, वो बस भारत की कमियां ही निकाले जा रहे हैं हर चीज़ पे। भाई साहब, अगर आप इस मेंटलिटी से उठोगे ही नहीं कि हम भारतीय भी कुछ कर सकते हैं, हम भारतीय एक्चुअल में चीज़ें बदल सकते हैं, तो ये देश तो फिर मतलब आप ही सबसे ज़्यादा कॉलोनाइज्ड हो, फिर कैसे बदलेगा? जब आप सोच ही नहीं पा रहे हो किसी चीज़ को अचीव करने की, तो आप कर कैसे पाओगे? मुझे ये बताओ, ठीक है ना? एनीवे, खैर अब एक और चीज़ से एनालाइज करते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये US ईरान की वॉर जो है, अभी मैंने आपको 2 3 रीज़न बता दिए जिससे आपको पूरा डिटेल एनालिसिस समझ में आ गया ये हुआ क्यों है। ठीक, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है प्लीज़ जाके ये लाइव सेशन देख लेना, जिससे आपको पूरा हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ साथ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन विद एनालिसिस समझ में आ जाएगा कि ये हुआ क्यों है। अब एक और एंगल से इसको जज करते हैं, एनालाइज करते हैं कि ये क्या है। ऐसे समझिए कि 3 फैक्टर्स और काम करते हैं किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट करने के, एनालाइज करने के। जो एलीट क्लास है ना, एलीट क्लास, अब यहाँ एलीट क्लास में मैं बाबू की बात नहीं कर रहा हूँ, एलीट क्लास में बोल रहा हूँ जो वर्ल्ड की 1 या 2% एलीट क्लास है, ठीक है? यानी कि जिसको आज के टाइम में लोग डीप स्टेट बोल रहे हैं, या फिर उसके नीचे के भी क्लासिफिकेशंस हैं, जिसमें कमेटी ऑफ 300 आती है, जिसमें रोमन सोसाइटी आती है, जिसके और बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, जिस पे कभी अलग बात करेंगे। जब हम इसमें घुसते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक लेवल के बाद क्या होता है किसी सोसाइटी में। जब इमेजिन करिए आपको सिर्फ मटीरियलिस्टिक तो बना दिया गया सबसे पहले, कि आप सिर्फ और सिर्फ मटेरियल खरीदो, मटेरियल 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 मटेरियल, यानी मनी माइंडेड आपको बना दिया गया। जब एडम स्मिथ आता है, वो अपनी थ्योरी देता है जो प्रैक्टिकल भारत सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल से हटके आती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर है, यानी कि आपको एक ह्यूमन की तरह ना ट्रीट करके आपको सिर्फ और सिर्फ एक कंज्यूमर यानी कि गुड्स खरीदने वाला, यानी कि एक रिसोर्स क्या बोलते हैं, डिमांड की तरह देखा जाता है कि आप एक डिमांड हो, हम सप्लाई देंगे और आपसे सिर्फ और सिर्फ पैसा लेंगे। जब पूरा दिमाग और पूरे वर्ल्ड में ये भर दिया जाता है तो 1% जो जो एलीट होता है, ठीक है, वो राइज करता है। वो एक चीज लेकर आते हैं वो एक चीज लेकर आते हैं जिसको गोरो लोगों ने टर्म दी है फाइनेंशियलाइजेशन। अब फाइनेंशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। फाइनेंशियलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है कि रियल स्टफ जो है ना, जैसे कि फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि फार्मिंग, जैसे कि चीज़ें उगाना, जैसे कि फैक्ट्रीज, ठीक है, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ से हटके जब आप पैसे को सिर्फ और सिर्फ मूव करना शुरू कर देते हो इंटरेस्ट बेस पे, यानी कि आप ऐसे समझो, रियलिटी ये है कि वर्ल्ड का 1% जो एलीट है वो इस समय सारे पैसे को कंट्रोल कर रहा है, और वो सारा पैसा घूम के हमेशा उनके पास ही आएगा। कैसे? क्योंकि आप रियल स्टफ से हट गए हो। आप ये सारा AI और कंप्यूटराइजेशन, डिजिटाइजेशन, ये सारे रेवोल्यूशन ला के आपने क्या करा कि एक्चुअल प्रोडक्शन की चीज़ें, लैंड, फूड, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, इनसे हटा के आपने पैसा बांटा, और पैसा बांट के और वहीं से आपने इंटरेस्ट पे लेना शुरू कर दिया, ठीक है? अब आप सोच रहे होगे मैंने तो इंटरेस्ट पे कुछ नहीं लिया। आप जाके इस टाइम करंटली देखो, जो ये पूरा खेल समझ में आएगा। जो 39 ट्रिलियन 36 का था भाई, एक साथ 2 काम बोल भी रहे हो, कमेंट भी पढ़ रहे हो, हाँ भाई, थैंक यू भाई। आप पूरा ये समझो कि 36 ट्रिलियन का डेट जो है वो करंटली अभी 1 साल पहले था 39 ट्रिलियन का हो चुका है। 3 ट्रिलियन का डेट और बढ़ गया। ये डेट क्या है? जो एलीट क्लास है, ये 1% लोग क्या करते हैं, पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि डॉलर की बात हो रही है, डॉलर डिस्ट्रीब्यूट होगा और वहीं से लोग ले लेके कंज्यूमरिज्म के थ्रू, लोन्स के थ्रू, रीपेमेंट के थ्रू सारा पैसा वही घूमता रहेगा, और वही पैसा फिर 1% के पास आएगा ऑन इंटरेस्ट। आप कह रहे हो इंटरेस्ट पे तो कुछ भी नहीं है। जो पैसा एलीट ने छापा है, आपने बस डॉलर छापते गए,
ठीक, डॉलर की प्रिंटिंग होती गई, एंडलेस प्रिंटिंग हो रही है, सिर्फ प्रिंट कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो। याद रखना 1971 अकॉर्ड जो है फिएट करेंसी का, उसके अकॉर्डिंग उतने अमाउंट का जो गोल्ड है वो आपको रखना चाहिए जितना आप डॉलर छाप रहे हो, लेकिन वो रखना बंद कर दिया। जाके देखना प्रेसिडेंट निक्सन का फिएट करेंसी का ये क्या खेल है। जब वो हटना शुरू हो गया उसके बाद आप बस एंडलेस सप्लाई ऑफ डॉलर चल रही है। जब एंडलेस सप्लाई ऑफ डॉलर है तो वो डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही है, लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो यानी कि फिर वो लोन है एक तरीके का। कैसे? आपने एलीट ने बैंक को लोन दिया, बैंक ने लोन पे उठाया है वो, ठीक है, लेट से 3% पे। तो जब आप हाउसिंग लोन खरीदते हो तो वो आपसे 8% लेंगे। आपने कोई भी चीज खरीदी, एवरी सिंगल थिंग इन द वर्ल्ड इज ऑन लोन। आप ये समझ लो, आप बोल रहे हो मैं नकद दे के खरीद रहा हूँ, वो भी सब लोन है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से आप जो कमा रहे हो, अगर आप सैलरीड हो, आप सोचते हो आपके पास कुछ भी लोन पे नहीं है, वो भी लोन है। कैसे? आपको सैलरी आती है, लेट से आपको 10,000 रुपये मिले। जब 10,000 रुपये मिले, आपने चीज़ें खर्च करनी शुरू करी उसको 10,000 रुपये को, तो वो जो पैसा आया वो वापस चला गया, और वो वापस जाके कहाँ गया? जो एलीट क्लास बैठी है उसकी जेब में। इसको बोलते हैं फाइनेंशियलाइजेशन। जब ये फाइनेंशियलाइजेशन होना शुरू हुआ, यानी कि रियल चीज़ें जिनके बिहाफ पे वर्ल्ड चलता था वहाँ से हटके आपने सिर्फ और सिर्फ मनी को इंटरेस्ट पे और लैंड देना शुरू कर दिया, और वहाँ से आपने उससे ब्याज उठा उठा के अपना खेल करना शुरू करा। तो ऑफकोर्स सारी इन्फ्लेशन, ये वो सारी दिक्कतें आएंगी और $39 ट्रिलियन का डेट हो जाएगा। अब वो डेट खत्म होने के लिए आपको क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ। रोमन एम्पायर, सब जानते हैं रोमन एम्पायर का नाम। रोमन एम्पायर का जब डिक्लाइन हो रहा था अपने लेट रोमन एरा में, अब ये बात सोचो कि अगर रोमन एरा का डिक्लाइनेशन हो रहा है, उस समय सारे लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे, जो रोमन रूलर्स हैं, वहाँ के ओनर्स हैं, उनके अगेंस्ट कि भाई तुमने हमारे देश को, इतना बढ़िया देश था, उसको डूबने कैसे दिया, उसको ख़त्म कैसे होने दे रहे हो। तो रोमन्स ने क्या करा? रोमन्स ने कोलोजियम बनाया। कोलोजियम, वो आप एक फिगर देखते हो, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो अभी कुछ टूटा हुआ है, जिसके अंदर ग्लैडिएटर्स, कई लोगों को पता होगा ग्लैडिएटर्स लड़ते थे। वो कोलोजियम में जहाँ ग्लैडिएटर्स लड़ते थे, वहाँ पे खाना, शराब और वो लड़ाई एक तरीके से एंटरटेनमेंट था, फ्री था, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर। क्यों? क्योंकि जब जनता इस सब में बिजी रहेगी तो एलीट लोग जो हैं, जो एक्चुअल ओनर्स हैं, वो अपना काम कर सकते हैं। उन्हें वर्ल्ड को बेचना है, उन्हें दुनिया में पैसे अपने कमाने हैं, सबसे टैक्स ले लेके निकालना है। उन्होंने उस समय फार्मिंग पे, हर चीज़ पे टैक्स बढ़ा बढ़ा के लोगों को लूटना शुरू कर दिया। तो आप समझ रहे हो सेम पैटर्न? ठीक सेम पैटर्न जब उस टाइम हुआ, कोलोजियम बनाया ताकि लोग इसमें डिस्ट्रैक्ट रहें, ताकि एलीट क्लास जो है वो कुछ भी लेके अपना काम करते रहे। इस तरीके से वर्ल्ड को कंट्रोल करा जाता है। दूसरा, डेमोग्राफिक क्राइसिस। अभी डेमोग्राफिक क्राइसिस क्या होता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको समझोगे तो आपको समझ में आएगा वॉर क्यों हो रही है। डेमोग्राफिक क्राइसिस के हिसाब से जो यंगर जनरेशन होती है, जैसे कि हमारी जेन जी है, या फिर उसके बाद जो भी आएगी XYZ जो भी आएगी, वो जब जनरेशन जितनी यंग है, यही कंज्यूमर होते हैं, यानी कि यही चीज़ें खरीदेंगे, यही चीज़ें ट्रेड करेंगे, यही नौकरी करेंगे, यही सब कुछ, मतलब जो फोर्स है आपकी, जो वर्क फोर्स है, जो लेबर फोर्स है, वही सारी चीज़ें ये करेंगे यंगर जनरेशन। अब यंगर जनरेशन को तो आपने पॉपुलेशन क्राइसिस में डाल दिया, ठीक है। ये कुछ भी बोलते हैं ओवर पॉपुलेशन, ये वो, रियलिटी ये है, जाके देखो बर्थ इंडेक्स जिस भी देश का 2.1 से नीचे जाएगा वो देश कोलैप्स होगा। साइंटिफिकली जाके देख लो, जाके देखो इस समय भारत के अलावा, चाइना के अलावा कितने देश हैं, टोटल लगभग 200 के अराउंड देश हैं। जाओ इंटरनेट पे जाओ, देखो कि सारे देशों का बर्थ रेट इंडेक्स क्या है। चाइना गिर चुका है, बर्थ रेट इंडेक्स, पॉपुलेशन बहुत है, बर्थ रेट इंडेक्स क्या है, गिर चुका है। यूएसए कोलैप्स, वेस्टर्न कंट्रीज कोलैप्स, जापान कोलैप्स, इंडिया का बचा है, ब्रिंक पर है, 2029 तक गिरना शुरू हो जाएगा। और उसमें भी हम जानते हैं कि कौन सी पॉपुलेशन जो है वो बहुत है, और क्यों ये आपको इतना प्रोपोगेंडा दिखाया जा रहा है कि आई वांट बी फ्री, मैं बिल्कुल फ्री रहना चाहती हूँ या फ्री रहना चाहता हूँ, शादी इज अ ट्रैप। ये सब आपके दिमाग में कहाँ से आए? आज से लिटरली 30-40 साल पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, किसी के दिमाग में नहीं आती थी। अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे ओरिजिनल थॉट्स हैं कि ओ आई वांट बी फ्री, आई वांट बी इंडिपेंडेंट, और ये सब, ये आपके थॉट हैं ही नहीं, आपके दिमाग में डाले गए हैं। क्यों? बर्थ रेट गिरा दो। जब आपके बर्थ रेट नहीं होगा तो दूसरी चीज़ क्या है, आपकी जो बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन है 1945 में, 55 में, 65 में, 75 में, इसमें जो हुए होंगे वो लोग अब बूढ़े हो गए होंगे,
ऑफ कोर्स एज हो गए होंगे, वो लोग रिसोर्सेज को ड्रेन करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि अब वो लोग, ज़्यादातर लोग रिटायर हो चुके होते हैं, ज़्यादातर लोगों को अब बहुत ज़्यादा कुछ खरीदने की डिमांड नहीं रहती है, वो लोग पेंशन पे होते हैं, वो लोग लिटरली आउटपुट कम रहता है या ऑलमोस्ट ज़ीरो रहता है और इनपुट रहता है, जैसे कि सरकार से रिटायर हुए जितने भी हैं वो सबकी पेंशन चल रही है, ठीक है। अब आप इसको अभी मॉरल की बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई आपने देश को इतना सब दिया है तो आपके बदले में पेंशन जाती है, अभी मॉरली बात मत करो, इसको स्ट्रेट लॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखो। तो आप रिसोर्सेज ड्रेन कर रहे हो। इन रिसोर्सेज ड्रेन को अगर कोई देश जो है वो उस पर बर्डन होने लग जाता है तो कैसे ख़त्म करे एक बार में? क्या कोविड जैसी कोई सिचुएशन पैदा की जा सकती है कि कोविड जैसी कोई सिचुएशन है जिसमें बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म कर दो, आपके रिसोर्सेज का आउटपुट जो है वो ख़त्म हो गया? एक बहुत सिंपल सी लॉजिकल सोचने के लिए दे रहा हूँ, बाकी आप बताना। तो ये दूसरी चीज़ है जिसको बोलते हैं डेमोग्राफिक क्राइसिस। तीसरी चीज़, एलीट ओवर प्रोडक्शन। और ये पॉइंट आपको कहीं सुनने के लिए नहीं मिलेगा, इसको समझो। आप ये समझो कि जब आजकल हर किसी को डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस, मतलब जहाँ से आप ब्यूरोक्रेसी में आना है, जहाँ से आप एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि जो सिस्टम है उसके आप अंदर घुस सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो। जब आप सिस्टम के अंदर घुसना चाहते हो तो आज के टाइम में जो एलीट्स हैं उनका ओवर प्रोडक्शन हो गया है। यानी कि अगर आप जाके लॉजिकल और नंबर्स के हिसाब से भी देखो तो यूएस की अगर हम बात करें, वहाँ पे ग्रेजुएट जो हैं वो भरकर हैं, इतनी जॉब्स नहीं है, इतनी पोजीशंस नहीं है जितने ज़्यादा वहाँ पर ग्रेजुएट हैं। अब ये ग्रेजुएट क्या करते हैं? आप सोचिए कि फॉर एग्जांपल अगर पार्लियामेंट की बात करें, मान लो पार्लियामेंट में 500 सीटें हैं, एलीट लेवल है, ठीक है, यानी कि आप एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हो, आप सरकार के पार्ट हो जहाँ से आप तंत्र को बदल सकते हो, बहुत एलीट पोजीशन है। 500 सीटें हैं, 500 सीटों के लिए, और हमारे देश की आबादी 150 करोड़। 150 करोड़ लोगों में से मान के चलो अगर 50 करोड़ लोग भी ऐसे हैं जो उनके कंटेंडर हैं, जो चाहते हैं कि उन 500 सीटों पे बैठें। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, तो समझो इस चीज़ को कि 500 सीटों पे 50 करोड़ का कंपटीशन, मिलनी कितने लोगों को है? 500 लोगों को। तो ये बाकी, लेकिन इसमें से बहुत सारे एक्चुअल ऐसे लोग भी होंगे जो बहुत दिमाग वाले होंगे, जो एक्चुअली क्वालिफाइड होंगे, जो बहुत बहुत ब्रिलियंट होंगे और जो बहुत पावरफुल अलग लेवल पर होंगे। अब ये लोग क्या करेंगे? फ्रस्ट्रेशन आएगी, एक तरीके से आपका उस जगह आप नहीं पहुंच पा रहे हो जहां आपको होना चाहिए या जहां की आपकी एक एम्बिशन है। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग अब किसी ना किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके से पैदा करा जाता है, जैसे कि फ्रेंच रिवोल्यूशन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। उस टाइम पर लॉयर्स जो थे उनकी ओवर प्रोडक्शन थी। फ्रेंच रिवोल्यूशन में जितने लॉयर एक देश को चाहिए थे उससे बहुत ज़्यादा लॉयर्स जो हैं वो देश बना चुका था। क्या करा बाकी सारे लोगों ने? जो बाकी लॉयर्स थे उनको भी पोजीशन चाहिए थी, क्योंकि लॉयर उस टाइम पे, आज के हिंदुस्तान के हिसाब से मत देखिए, उस टाइम के जो लॉयर हैं, आज भी लॉयर एक बहुत बड़ी पोजीशन है, आप समझ रहे हो, लॉयर के पास बहुत पावर होती है, इंडिया में ही हो या कहीं पे भी। वहां पर लॉयर्स के पास डिग्री है और लॉयर्स बहुत हैं लेकिन पोजीशंस नहीं है, तो उन्होंने क्या करना शुरू करा? फ्रेंच रिवोल्यूशन आया जिसमें ओवरथ्रो करनी करी चीज़ें, जहाँ से आपने डेमोग्राफी को हिलाना शुरू करा, जहाँ से आपने वॉर्स लाने शुरू करे, जहाँ से आपने डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस शुरू करे ताकि आप इधर उधर भागो। आपने एक चीज़ को उठाया, किसी एक मुद्दे को उठाया, उसको गुस्से में कंट्रोल करा, उसमें पब्लिक को कंट्रोल करके कू करवा सकते हो आप, उसमें ओवरथ्रो करा सकते हो सरकार, उसमें किसी नए कॉन्सेप्ट को, प्रोपोगेंडा को ला सकते हो ताकि आप जो हैं अपनी चीज़ें जो हैं वो बदल दो। अब आप समझ रहे हो ये सारे फैक्टर। एक चीज़, यूएस ने ईरान के ऊपर हमला क्यों किया, ये पूरे का डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर आप इन डेप्थ समझोगे तो ये पूरा जितना भी आधा घंटा 1 घंटा जो भी मैंने अभी समझाया, ये सारी चीज़ों को बैठ के जब एक एक पॉइंट को एनालाइज करोगे, और सिर्फ मैंने कह दिया उससे नहीं, जाओ जाके पढ़ो, लिटरली पढ़ो पूरा डेटा फैक्ट्स। मैंने तो बहुत सारी चीज़ें भी बताई भी नहीं है जितनी, क्योंकि बहुत लोग बोर हो जाते। उसको जाओ समझो, तब तुम्हें समझ में आएगा ये कोई हिस्ट्री में कोई पहली बार नहीं हो रहा है। एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, हर 50 साल बाद ये पैटर्न देखने के लिए मिलता है। कहाँ लिखा था मैंने इसमें कि ये पैटर्न कौन कौन से उसमें देखने के लिए मिला है? जैसे कि 2008 का आपको पैटर्न देखने के लिए मिला, उससे पहले 1970 में आपको ये देखने के लिए मिला। इस तरीके से एक स्पेसिफिक टाइम पे सारे पैटर्न जो हैं आपको देखने के लिए मिलते रहते हैं। और ये यही पूरा सारा रीज़न है कि यूएस ने जो है ईरान के ऊपर हमला क्यों किया। तो अब नेक्स्ट टाइम आपसे कोई पूछे
कि ये भाई कॉन्फ्लिक्ट चल क्यों रहा है, तो आप बहुत अच्छे से समझते हो। ना आप सिर्फ ये कॉन्फ्लिक्ट समझते हो, आप इसके पीछे की हिस्ट्री समझते हो। आप ये भी समझ रहे हो कि जब भी एम्पायर्स खड़े हुए हैं तो सारे एम्पायरों में सेम ही तरीके के कॉन्सेप्ट और कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं, सेम ही तरीके का एक पैटर्न आपको हमेशा देखने के लिए मिला है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, ये लाइव सेशन अच्छा लगा हो, जिससे आपको पूरा इन डेप्थ समझ में आया हो कि ये है क्यों। अगर आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन प्लीज़ पूछ सकते हैं, नहीं तो 5 मिनट में इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राइट, आई गेस काफ़ी लोगों को, जिन लोगों को सच में इंटरेस्ट होगा जानने के लिए। एब्सोल्युटली राइट भाई, थैंक यू अनुज जी, थैंक यू सो मच। बाकी ऑफिशियल सरफेस लेवल न्यूज़ तो फिर सभी बताते हैं, बहुत सारे आपको इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे चैनल मिल जाएंगे जो इवेंट हुआ है उसी चीज़ को आपको रिपोर्ट कर देंगे कि हाउ टू सेव मनी इन बैंक और बाय गोल्ड। ये बड़ा टिपिकल टॉपिक है यार। आप कहाँ हो, ये एक सिंपल फैक्टर, मतलब एक सिंगल फैक्टर पे बताना बड़ा मुश्किल है। आप कहाँ हो इस समय, कौन से देश में हो, आपका फ्यूचर में एक्चुअल प्लान क्या है, आप बिजनेस हो, सैलरीड हो, आपका एग्जैक्टली अभी है क्या। ठीक है, इस एक फैक्टर पे नहीं बता सकते। ग्रेट एनालिसिस, थैंक यू दिग्विजय जी। यूनाइटेड स्टेट्स इज स्ट्रगलिंग फॉर मेंटेनिंग इट्स पोजीशन ऑफ सुपर पावर। बिल्कुल, ये आई जॉइंट इट लेट। आप ये वीडियो अपलोड करोगे, यस ये लाइव में रहेगी, जिसमें पूरा एनालिसिस है कि यूएस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, हिस्टोरिकली प्रेडिक्शंस इसमें क्या होने वाला है, क्या है हर चीज़। ऑलवेज यू गिव वेरी अवेयर अपडेट्स, थैंक यू सो मच रोहित जी। यार मेरा पूरा जो फोकस रहता है वो ये नहीं कि अभी भारत के लिए क्या सिनेरियो बनेगा आगे के लिए, बताता हूँ। थैंक यू भाई। मेरा ये नहीं रहता कि रिपोर्ट कर दो जो भी कुछ हुआ, वो तो आप न्यूज़पेपर पे या इंस्टाग्राम पे हर जगह देख ही लोगे। मैं चाहता हूँ कि सच में मेरे जो भारत के देशवासी हैं, जो भारत से सच में प्यार करते हैं, वो सच में समझें कि बियॉन्ड प्रोपोगेंडा, क्योंकि इतना चल रहा है, उसके पीछे एक्चुअल में हो क्यों रहा है। सर क्या जो सुन रहा हूँ 200 INR ऊपर के नोट बंद हो जाएंगे क्या। यार देखो, ये ऐसे बंद नहीं होंगे कि अचानक से है जैसा मैं सोच रहा हूँ। अगेन गलत भी हो सकता हूँ। मेरे हिसाब से धीरे धीरे 500 के नोट जो हैं, आप आज के टाइम में आप जाके देखो, अगर आप इंडिया में हो, आप किसी ATM में जाओ, आप 10,000 रुपये निकालो, ठीक है। तो 10,000 में पहले क्या होता था, आपको 500 के, मतलब 1,000 के, 2,000 के नोट मिलेंगे और फिर कुछ 500 के मिलेंगे। अब आप जाओगे निकालोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे आपको 500 के नोट कम मिलेंगे, बहुत ही कम। अगर आपको 10 500 के नोट मिल सकते थे तो आपको हो सकता है 3 या 4 ही मिलें, बाकी आपको 100-200 रुपए के नोट मिलेंगे। धीरे धीरे सर्कुलेशन से ही मनी खत्म कर दी जाएगी और इसलिए ऑनलाइन के ऊपर बहुत लेकर आया जाएगा, ठीक है। सो द ईरान वॉर इज द पार्ट ऑफ दैट स्ट्रगल। बिल्कुल, ये अपनी एक तरीके से कहो तो 2 रीजन से है। पहली बात, ईरान के ऊपर क्रिश्चियनिटी आएगी। ईरान देश में जो सबसे बड़ा शिया का देश है, वहाँ क्रिश्चियनिटी आएगी हार्डकोर, चंद्रेश जी। और दूसरा, ये अपनी एक तरीके से वर्ल्ड को कंट्रोल करने की एक आखिरी कोशिश है उनकी। भैया आप फ्रीलांसर हो। यू आर डूइंग कमेंडेबल जॉब, थैंक यू सो मच जी। ऑपरेशन सिंदूर क्या फिर से स्टार्ट हो सकता है? मैं बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर कभी रुका ही नहीं है, वो अभी भी चल रहा है। अगर आप इसको ट्रेडिशनल सेंस में समझ रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सिर्फ और सिर्फ टैंक से और प्लेन से लड़ा जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अननोन गनमैन से, डिप्लोमेसी के थ्रू, जैसे इंदस नदी का पानी रोक देना, इनके अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट करा देना, जैसे कि वहाँ की ISI को इनके गवर्नमेंट के अगेंस्ट लेकर आ जाना, इट्स ऑल पार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। तो ये तो कभी रुका ही नहीं है भाई। इज आर भारत सेफ इन दिस एरा ऑफ वॉर्स? देखो, कोई भी एरा ऑफ वॉर जो होती है वहाँ हर किसी को झेलना पड़ता है। अगर आपके मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम हो जाती है एग्जाम्पल के लिए, तो आप कुछ भी हो, कुछ ना कुछ उसके कोलेक्ट्रल डैमेज में आओगे। हो सकता है आप घर के अंदर बंद रहो, लेकिन आपके कोई घर की दीवार तोड़ के चला जाए या आपके घर पे कुछ हो, तो कोलेक्ट्रल डैमेज में आएगा। मैं एक चीज़ बताता हूँ, भारत भी इस कॉन्फ्लिक्ट का, क्योंकि भारत इस अर्थ का पार्ट है, तो कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट बन गया। और भारत को जब अगर एक देश को सुपर पावर या फिर एक विश्व गुरु बनना है, तो विश्व गुरु बनने के लिए किसी भी राजा को या किसी भी को बहुत स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है।
अब सारा खेल उसके देशवासियों का है। क्या वो राजा बनने के लिए, उस स्ट्रगल से जाने के लिए तैयार हैं, या सिर्फ बैठे बैठे कभी कोई राजा नहीं बनता। आप मुझे पूरी हिस्ट्री में एक आदमी ऐसा दिखा दो जो टॉप पर हो, चाहे हिटलर हो या कोई भी हो, और उसने स्ट्रगल ना किया हो। विदाउट स्ट्रगल देर इज नो पावर, देर इज नो स्टेटस, देर इज नथिंग विदाउट स्ट्रगल, विदाउट स्ट्रगल एट ऑल। सर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उदय प्रताप जी, थैंक यू सो मच भाई। अरे वाह। उत्तर प्रदेश में कहाँ से हैं भाई? जय श्री राम। सर इंडियन पाकिस्तान वॉर होगा? चल रहा है भाई ऑलरेडी, मैंने अभी बोला ऑलरेडी चल रहा है। जस्ट नॉट ट्रेडिशनली कि आपको दिख रहा है, लेकिन आप अभी देखिएगा हमारे द्विवेदी साहब जो हैं चीफ ऑफ आर्मी, उन्होंने क्या बोला है कि वी आर फुली रेडी। ठीक है, तो क्या होना है देखो, मुझे भी नहीं पता। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, बिल्कुल दिस इज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आता है तो बहुत लोग इसको बड़े हल्के में ले रहे हैं कि चीज़ें शायद यहाँ से वहाँ उठा के रख दी जाएंगी। आप समझ रहे हो, ऑर्डर बदल रहा है। केओस होना ही होना है अगले 3-4 साल, पूरे देश में, पूरे दुनिया में केओस होगा। लेकिन इस केओस के बाद जो चीज़ें संभल के आएंगी वो बहुत अच्छी होंगी। What's your opinion on USA going to make it dollar weaker and make it gold price higher, and China is making its gold reserve and China knows something as gold rich country will rule the world? अभी बताता हूँ मैं। इंटरनली गोइंग ऑन, करेक्ट। हेलो सर, नाइस। जय श्री राम भैया। अननोन गनमैन वांटेड है क्या इन इंडिया? अच्छा, मैं एक चीज़ पे काम कर रहा हूँ। 2 क्वेश्चन, अभी मैं आप लोगों के क्वेश्चन पे भी आता हूँ। आपने देखा होगा एक वो कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी, ठीक है? तो आपको पता है कि इस समय लव जिहाद और ये सब बहुत चल रहा है। और यार मज़े की बात ये है, मैंने ना इसके अगेंस्ट में कुछ, मैंने अपना खुद का करने की करी थी, सिर्फ न्यूज़ और रिपोर्ट नहीं, मैंने कुछ इनके अगेंस्ट में करने की कोशिश करी थी। बट उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि मेरे वो प्रोजेक्ट जो है वो कंपनी ने ही डाउन कर दिए। मैंने उसके लिए एक इंस्टाग्राम पेज भी बनाया था उस चीज़ को सपोर्ट लेने के लिए, बहुत सारे लोगों ने, और उस पर अचानक से बहुत सपोर्ट भी आया। बट इंस्टाग्राम और ऐसे कंपनी ने ही मेरे उस प्रोजेक्ट को, इस इंस्टाग्राम पेज को और मेरे उस प्रोजेक्ट को डाउन कर दिया। लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं फिर से कुछ बनाऊंगा। कर दोगे तो कर दो। और उस इंफॉर्मेशन के थ्रू लव जिहाद पे देखना क्या होगा, और अननोन गनमैन कहीं ना कहीं उस पर एक्ट करेंगे भारत के अंदर, और भारत के अंदर बहुत ज़रूरी है और वो काम कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज आपको 1% खबर सुनने के लिए मिलती है कि क्या हुआ है, 99% आपको पैनिक क्रिएट करने के लिए कभी खबर सुनने के लिए ही नहीं मिलती। बट दैट डजेंट मीन कि वो लोग एक्टिव नहीं है, वो लोग सब एक्टिव हैं। सर अगर ईरान के ऊपर क्रिश्चियनिटी आएगी तो फिर वहाँ के एंशंट कल्चर पारसी, उनका क्या होगा? भारत क्या आपको लगता है? अच्छा, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, चलिए ये नेक्स्ट उसके लिए रखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कि एक जूइश कंट्री है इज़राइल, अभी क्या वो एक्सपेंड होगा, कोई और कंट्री जूइश बनेगी? ईरान को मैं बोल रहा हूँ क्रिश्चियन। कौन सी ऐसी कंट्री होगी जो लिटरली भारत के टाइज, भारत की एक्सपेंशन होगी, जो हम बोल रहे हैं ना अखंड भारत, भारत बढ़ता चला जाएगा। वो कैसे बदलेगा? वो पहले के ज़माने में तो राजा लोग क्या करते थे, जाते थे उसके राजा को मार दिया और वहाँ पे अपना शासन हो गया। आज के टाइम में आप मार तो नहीं सकते, लेकिन कुछ सोचो, मतलब लैंड ग्रैब करके और धीरे धीरे वहाँ के आर्टिफैक्ट्स ला के, डिप्लोमेसी के थ्रू बहुत चीज़ें करके आप अखंड भारत बना सकते हो। जैसे कि आसपास के कई देश अखंड भारत का ऑलरेडी हिस्सा हैं, उनको बस पता नहीं है और वर्ल्ड को अभी पता नहीं है, लेकिन वो अखंड भारत का हिस्सा है। जैसे भूटान ऑफिशियली नहीं है, दैट डजेंट मीन वो नहीं है। एनीवे, कई चीज़ें टाइम के हिसाब से ही समझ में आएंगी। एक क्वेश्चन था, सॉरी मैं वो रह गया यार ऊपर, वो यूएसए वाला। व्हाट डू यू थिंक, शुड इंडिया एक्वायर बलूचिस्तान? डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। अभी करोगे, देखो अभी क्या है, सब लोग बोल रहे हैं पीओ के ले लो, पीओ के ले लो। पहली बात तो इस बार वो गलती नहीं करनी है जो इंदिरा ने करी थी। हमने ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश हटा दिया, मतलब बनने नहीं दिया, लेकिन बांग्लादेश बना दिया। तो भारत को क्या मिला? वो ज़मीन तो अब भी गई। पहली बात तो ज़मीन वापस आएगी इस बार, तभी इसको परफेक्टली माना जाएगा कि ये हमारा पीओके है, ज़मीन आएगी। लेकिन आप दूसरी चीज़ ये सोचो, सब लोग आज चिल्ला रहे हैं पीओके ले लो, पीओके ले लो। अरे पीओके ले लो, वहाँ के लोग भी तो आएंगे, उनका क्या करोगे? फिर भारत के अंदर फिर चीज़ें आएंगी, पहलगाम होगा, ये होगा। पहले उस प्रॉब्लम को भी तो ख़त्म करना है। और उसके टाइज आपके रशिया से निकल के आते हैं, उसके टाइज आपके
आईमैक कॉरिडोर से निकल के आते हैं। ये जो चाबी छुपी हुई है आईमैक कॉरिडोर में छुपी हुई है। क्यों? क्योंकि जब वो पाइपलाइन कंप्लीट होगी जिससे तेल डिस्ट्रीब्यूशन और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो जो जो इसमें खिलाड़ी हैं वो कहेंगे कि यार हमारी इस लाइन को कुछ नहीं होना चाहिए, वो खुद शिफ्ट भी प्रोवाइड कराएंगे। खैर, समझने वाले समझ गए हैं क्या होने वाला है। सर लॉकडाउन हो सकता है क्या? ना, ऐसे लॉकडाउन नहीं होगा। जो लॉकडाउन है वो नॉट रियल वन। China got independence during 1949 from Japan and after that became manufacturing hub of world. Will India develop? हम क्यों नहीं बन सकते थे? आप ये बात समझो, 2014 तक हम गुलाम रहे हैं। हम हमारी इंडिपेंडेंस कब हुई है? 1947 में, 2014 में। क्या मॉडल निकाला गोरों ने कि हम चले जाएंगे लेकिन अपनी प्रॉक्सीज छोड़ जाएंगे। तो टेक्निकली वो नहीं राज कर रहे हैं लेकिन देश तो बेच ही रहे हो। आप इस बात से समझ सकते हो कि हमारा ईस्ट बॉर्डर आप देख रहे हो, वहाँ पे भी क्या क्या चल रहा है। बंगाल में और सेवन सिस्टर्स में, आसाम में, मणिपुर में, सब कुछ क्या चल रहा है। सिर्फ ये कह के उस जगह को नहीं छेड़ा जाता था, वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं करी जाती थी कि वहाँ पे अगर डेवलपमेंट हो गई तो चाइना के लिए अंदर घुसना आसान हो जाएगा। आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। इंडिया थोड़ा लड़खड़ा सकता है। देखो, जब लड़ाई होगी तो लड़खड़ाने वाली बात क्या मतलब? देखो, हर जब अगर अगर आपकी लड़ाई हुई है, कॉलेज में किसी की भी लड़ाई हुई है या आपने कोई लड़ाई देखी है, अगर 10 लाते आप मारते हो तो 2 तो सामने वाला भी मारेगा ना। इट्स एज सिंपल एज दैट। पॉइंट ये है कि आप लोग रेडी हो उस समय भारत को सपोर्ट करने के लिए। आज तो सब बोल देते हो लड़ लो लड़ लो लड़ लो, जब लड़ाई होगी तो सामने वाला भी तो कुछ करेगा। क्या भारत को उस समय जब सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो इसके सिटीजन सपोर्ट करेंगे? जय श्री राम भाई। मैं हैदराबाद तेलंगाना से हूँ। बिल्कुल भाई, आपके साइड में वेस्ट बंगाल की दीमक बहुत भाग रही है, साउथ की साइड में बहुत सारी जगह। थैंक यू जी सपोर्ट के लिए, थैंक यू थैंक यू। मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ, थैंक यू सो मच जी। आप भारत को फॉलो करें, आ, उसके साथ खड़े रहें। और क्या क्वेश्चंस हैं? अरे यार कहाँ हो गए? सॉरी, वो थोड़ा ऊपर हो गया। सर, जो सूर्य प्रताप को जिहादियों ने मारा उसके लिए कुछ बोल दो। हो गया ना एनकाउंटर, जाके देखिए। ये योगी जी की सरकार है, ठीक है। उसके ऊपर कुछ 50,000 या 1 लाख का इनाम था। एनकाउंटर, दैट्स द सिंपल स्ट्रेटेजी। लोग भी देखो, लोग भी पक गए थे कि पकड़ो फिर कोर्ट केस करो, कोर्ट केस में बरी हो जाएंगे, आपकी किसी ना किसी बड़ी जगह से ताकत होगी, आप निकल जाओगे। एनकाउंटर करो, ख़त्म करो, सबक तो मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा ख़त्म हो जाएगा। डू यू थिंक टेकिंग बैक पीओके इज़ फीजिबल? 100%। लेकिन वो जब आ जाएगा तो वहाँ के लोगों का और ज़मीन का भी करोगे क्या? तो ताइवान जब कैप्चर होगा तब पीओके आएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को एक्सरसाइज देता हूँ। बहुत लोगों ने पीओके के ऊपर क्वेश्चन पूछा। हमारे आईमैक के बारे में थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है, ये कहाँ से पास होता है? इंडिया से ओरिजिन जो है कहाँ से है? गुजरात, मुंबई, यहाँ से तो है ही है। और इसमें जो लाइन पड़ेंगी वो पीओके के थ्रू होके जा रही हैं, नहीं जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, ये थोड़ा देखो। उससे थोड़ा सा आपको एनालिसिस करके आपको आंसर मिल जाएगा कि क्या है कैसे है। रशिया की अभी बहुत बड़ी डील हुई है, मतलब हमारे एनएसए जो हैं अजीत डोभाल जी, वो अफ़गानिस्तान में थे, उससे बाद रशिया गए हुए हैं। रशिया की डील हुई है करंटली जो तालिबान की गवर्नमेंट है वहाँ पर अफ़गानिस्तान में, उनके साथ डील क्या हुई है? टेक डिफेंस डील। हम आपको डिफेंस इक्विपमेंट्स देंगे। अफ़गानिस्तान के बगल में कौन है? पाकिस्तान। ईरान के बगल में कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान को क्या नैरेटिव दिया गया है इस समय यूएसए द्वारा? कि इसराइल को मानो, अब्राहमिक अकॉर्ड जो है उसको ज्वाइन करो। समझने वाले समझे क्या हो रहा है, गेम किधर जा रहा है। छोटे भाई हमारे एरिया के एमएलए हैं। छोटे भाई किसकी बात कर रहे हो भाई? छोटे भाई हमारे एमएलए के हमारे एरिया के एमएलए हैं।
राम राम जी, कैसे हो भाई जी? बहुत अच्छा भाई। आप कैसे? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विद इन वॉर कर सकते हैं? देखो यार, सब कुछ हमारे ऊपर है। ठीक है, मैं आज 4 गाड़ियां लेके घूम रहा हूँ। अब अगर मैं अगर ये सोच रखता हूँ कि भाई मेरी 4 गाड़ियों में पेट्रोल हमेशा फुल रहना चाहिए, देश चले या भाड़ में जाए, तो कैसे होगा काम? मैं सोचता हूँ यार, इस समय देश को मेरी ज़रूरत है। मैं कोई फौजी नहीं हूँ जो मैं लड़ लूँ। मैं कोई अननोन गनमैन नहीं हूँ कि इंटरनल काम कर दूँ। मैं कोई कुछ नहीं हूँ, मैं देश के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो मैं ऐसे ही काम कर सकता हूँ अपने देश के लिए। ठीक है, 4 की जगह मैं थोड़ा सा, मुझे भी कुछ कष्ट होगा, लेकिन मैं शायद एक गाड़ी से ही चलूँ, शायद मैं थोड़ा सा कम कर लूँ। यही हर कोई जैसा कर सकता है। याद रखना, राम सेतु बनाने में सिर्फ नल नील का क्रेडिट नहीं है, एक छोटी सी गिलहरी का भी क्रेडिट है जिसने वो पत्थर बीन के रखे थे। ये बात याद रखना। हाँ सर, हम आपकी सारी वीडियोस देखते हैं, इंस्टाग्राम की भी। और थैंक यू सो मच संगीता जी। आपकी बात है कुछ सच्ची सी लगती हैं। आप थोड़ा पढ़ें, फिर आपको सारी सच्ची लगने लगेंगी। हॉस्पिटल स्कूल, अच्छा जी। भारत की नीति पेज डिजर्व टू 1 मिलियन फॉलोअर्स। अरे यार, भारत की नीति छोड़ो, वो 1 मिलियन। पॉइंट इज, अगर भारत को सपोर्ट करने वाले 1 मिलियन लोग भी मिल गए ना, वो बहुत बड़ी बात है। जो एक्चुअली हैं, मैं मानता हूँ, मुझे मेरे इसमें मैं देखता हूँ यार, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं यार। आप लोग सच में देखो, इसमें मत रहो कि ये जो प्रोपेगेंडा चल रहे बॉट्स और बहुत सारे कि कितने नेगेटिव कमेंट्स हैं, ये तो आएंगे। ठीक है, ये सोचो कितने एक्चुअल में लोग सपोर्ट करते हो यार आप लोग इस देश को। मैं बहुत हैरान हूँ। मुझे नहीं लगा था इतनी एक्चुअल पॉजिटिव वो मिलेगी, लेकिन बहुत अच्छी मिली यार। देश में बहुत भक्त है। What do you predict? Will Yogi ji be the next PM or another candidate from BJP? 27 के इलेक्शन के बाद बात करते हैं, अभी उसमें बहुत काम है। फरवरी मार्च में 27 में इलेक्शन है यूपी के। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। राम राम जी। नेशन फर्स्ट, एग्जैक्टली। ईबोला वायरस रिलीज्ड बाय यूएसए। अरे वो करता रहेगा, उसको तुम छोड़ो। अभी कौन सा आया था? एक और रिसेंटली आया था। अब लोगों को समझ में आ गया ये सब बकवास है, ये सब इनका प्रोपोगेंडा है, कुछ नहीं होने वाला। और आपको क्या लग रहा है, एक बार झटका खा गया, बाकी देश अगर ऐसा कुछ होगा, हमारी एजेंसी इसको पता नहीं चलेगा और हम लोग इस बार से प्रिपेयर नहीं होंगे क्या पहले से? इनको करने दो अभी। भारत के दुश्मन भारत में ही है, बिल्कुल। आप एक चीज़ याद रखिएगा, किले का दरवाजा हमेशा अंदर की तरफ से ही खुलता है। जयचंद हमेशा घर के ही होते हैं। आप कहाँ रहते हो भाई? आ, बहुत जगह। जेनेटिकल मॉडिफिकेशन मॉस्किटोसिस कैलिफोर्निया पर आपका क्यों व्यू है? टेक्सास में भी हैं, वो सारे बहुत जगह हैं, बट वो यूएस की गंदगी है, उसको यूएस में रहने दो। भारत में जितना आप नेक्स्ट चीज़, एक चीज़ मैं आप लोगों को एक मस्त चीज़ बता देता हूँ। अभी सब लोग एआई, कंप्यूटर्स और गोल्ड और इसकी बात कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर लो। द नेक्स्ट बिग करेंसी विल बी लैंड और फार्मिंग। आपने एक बहुत मस्त चीज़ बताता हूँ। आपने देखा है लैंड के लिए अभी तक, जैसे अगर आप भारत में आपने किसी ने भी ज़मीन खरीदी हो, तो उसके लिए क्या होता है? आप पहले बैनामा कराते हो। बैनामा कराने के बाद आप उसको फिर उस पर, इंग्लिश में नहीं पता यार क्या बोलते हैं, बैनामा होता है, उसके बाद फिर एक और होता है जो उसका रजिस्ट्रेशन कराना, जिसको बोलते हैं सिंपली। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ दाखिल खारिज और बैनामा बोला जाता है। ठीक है, देसी भाषा में समझाऊँ तो बैनामा होता है। बैनामा में हो गया कि हाँ, हम ये ज़मीन खरीद रहे हैं, और दाखिल खारिज मतलब ये हमारी है। दो चीज़ें होती हैं, जिसको शायद परचेजिंग और रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। ये डिजिटाइज्ड हो गया है, धीरे धीरे डिजिटाइज्ड हो रहा है। अब लोगों को लगेगा यार डिजिटाइज्ड हो गया तो कितनी अच्छी चीज़ है, राइट? कि लैंड के लिए अब हमें जाके और बाबुओं से स्टैंप और वो सब, सॉरी पॉज हो गई थी, हमें ये नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप